चले बेटा, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज अबाउट रेडियस। रेडियस में आपको ये बता दिया था कि चार तरह के बेसिकली रेडियस आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है मेटालिक रेडियस, तीसरा होता है वंडरवॉल रेडियस और चौथा होता है आयनिक रेडियस। आयनिक को साइड में रखें क्योंकि आयनिक बेसिकली आयंस के लिए निकाला जाएगा, बट बाकी तीनों न्यूट्रल एटम्स के लिए निकाले जाते हैं। और उन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, मेटालिक रेडियस उससे ज्यादा और वंडरवॉल रेडियस उससे भी ज्यादा। आयनिक रेडियस के बारे में हम लोगों ने बात करा था कि आयनिक रेडियस में कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा और एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि 6 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमेशा, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो आईई हो, चाहे वो ईए हो, चाहे वो ईएन हो। पहला टाइप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस क्लास में। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हमने देखा था कि दो तरह के रेडियस थे ना। पहला जो रेडियस था, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये था कि जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो, जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। और मैंने बोला था एग्जाम में अगर सिर्फ रेडियस रेडियस बोले तो इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, मेटालिक रेडियस उसके बाद, और बीच में कौन आएगा? कोवेलेंट। यहां पर ये मेटालिक थे, ये वंडरवॉल था। और फिर जब सेम टाइप का रेडियस कंपेयर कर रहे हो तो बेटा आपको जेड इफेक्टिव से सॉल्व करना था और कुछ इस तरह का आपके पास साइज का ऑर्डर आ जाता है। और जब हमने सभी के लिए कॉमन रेडियस नापा था जो कि वंडरवॉल या कुछ भी दे सकता है, तो फिर लगातार जेड इफेक्टिव लग रहा था और ये साइज का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जा रहा था ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में ही एस और पी ब्लॉक, सेकेंड और थर्ड पीरियड को समझने के बाद डी ब्लॉक पे आए थे। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। और इसमें दो तरह के रेडियस के ऊपर बात करी थी, एक तो कोवेलेंट रेडियस और एक मेटालिक रेडियस। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस में हमने फेकोनी को स्टैंडर्ड मान के, है ना, रेफरेंस मान के सॉल्व करा था। फेकोनी से पहले साइज कम होता था क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता था और बाद में सिग्मा डोमिनेट कर जाता था। इससे जब नीचे आते हैं मेटालिक रेडियस, मेनली हमें इसमें इसी ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी होती है। तो हाँ, यहां पर हम लोगों ने बात करा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बाकी ट्रेंड तो सेम है लेकिन मन बड़ा हो जाएगा। मन सबसे बड़ा हो जाएगा या आजू बाजू वालों से आजू, बाकी पूरा ऑर्डर वही रहेगा। और इसके बड़े होने के पीछे का जो रीजन था वो था वीक मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता था। फिर हमने बात ये करी थी कि किसी भी डी ब्लॉक की सीरीज में अगर मैं पहले और आखिरी एलिमेंट को देखता हूं तो पहले का साइज ज्यादा होगा। अगर मैं किसी भी डी ब्लॉक की सीरीज में पहले और आखिरी एलिमेंट को देखता हूं तो उसका साइज ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर मन भी बड़ा हुआ था, तो हमने बात करा था जाने मन का साइज क्या हो जाता है? बराबर। जाने मन का साइज कोवेलेंट में बराबर नहीं होगा। कहां पर बराबर होगा? मेटालिक में। ध्यान रखना है ना, यहां पर बात करी थी एग्जैक्टली बराबर साइज दे रखा है। खैर, यहां तक का डिस्कशन के बाद लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में एस और पी ब्लॉक देख लिया, डी ब्लॉक देख लिया। अब किस पे आते हैं? एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी में 4F सीरीज के बारे में कुछ ऑर्डर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले 4F सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज भी बोला जाता है और इसके लिए दो तरह के रेडियस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक तो इनका एटॉमिक रेडियस और एक इनका आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो भैया मेटालिक, कोवेलेंट, वंडरवॉल ये सब एटॉमिक रेडियस के ही टाइप है। पर मुझे एक बात बताओ, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। और मेटल के लिए हम लोग कौन सा रेडियस नापते हैं? मेटालिक। तो बेसिकली हम लोग जो ये एटॉमिक रेडियस लिख रहे हैं इसका मतलब मेटालिक रेडियस ही है। ठीक है, बट एनसीईआरटी एटॉमिक रेडियस लिखता है इसलिए मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा है। मेटालिक रेडियस बोलते तो भी यही होगा जो हम करने वाले हैं। अब एक बात समझो, सबसे पहले एफ ब्लॉक की कहानी बता देता हूं आपको कि क्या होने वाला है, फिर आगे बढ़ते हैं। चार ब्लॉक्स आपके सामने हैं। यहां पर ये वाला जो पूरा ब्लॉक है एफ ब्लॉक है, यहां पर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के आता है 71, जिसको हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज या फिर लैंथेनाइट सीरीज, और या फिर इन्हीं को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। अब देखो, इनके बारे में बात करें तो जब हमारे पास 6 तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम वगैरह वगैरह, तो अगर आपसे 58 से 71 वाले एलिमेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, 58 से 71 के लिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आएगा? लेफ्ट टू राइट में आएगा या टॉप टू बॉटम में आएगा या किस में आएगा? बहुत जगह
में बैठेगा तो जगह मिलेगी ना, खड़े रहने थोड़ी मिलेगी, बहुत जगह है। नहीं तो 500 और 300 को चेक करा करो ना, उसके कुछ बच्चे हो सकते हैं इस बैच में बैठे हो, देख लो मिल जाएंगे इसमें कुछ ना कुछ, देख लेना। अरे भाई चलो, है ना। तो यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 58 से 71 के बारे में। उधर जा, उधर वो 5 बैठे हुए हैं। कहाँ बेटा, कहाँ कंजेस्टेड है? अरे वो 5 बैठे हुए बेटा, वहां 6 बैठेंगे। तेरे कंजेस्टेड बोलने से थोड़ी होगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी तू बैठा हुआ, इसमें 7 भी बैठेंगे। अब तू जितना बोलेगा तेरी वाली बेंच पे बैठाऊंगा अगली बार, ध्यान रखना। चलो 58 से 71 के बारे में बात कर रहे हैं। 58 से 71 की जो कंडीशन है उसमें क्या है कि आप इसका अरेंजमेंट देखो जरा, है ना। हम बात कर रहे थे कि 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली लैंथेनाइट्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में देखो 2 सीरीज आती है हमारे पास एफ ब्लॉक के लिए, 4F और 5F। 5F वाले जो एलिमेंट्स है ना बेटा, इसके बारे में ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं होता, या दिया भी होता है तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हमें मेनली जो सीरीज पढ़नी है वो कौन सी है बेटा? 58 से 71, दैट इज 4F। अच्छा 4F को याद करो, क्या पूरे एफ ब्लॉक को ग्रुप थर्ड का मेंबर माना जाता है कि नहीं माना जाता? माना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा ये सोचता है कि 58 से 71 आए तो ग्रुप में तो सेम है, तो क्या ये एक ही ग्रुप का मान के सॉल्व करें या एक ही पीरियड का मान के सॉल्व करें? क्योंकि अरेंजमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड दिखेगा, लेकिन ग्रुप के हिसाब से बात करें तो सबको एक ही ग्रुप का मेंबर माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 4F का क्वेश्चन आएगा कोई भी आगे के टॉपिक में भी, तो 4F को आपको लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के ट्रेंड से सॉल्व करना होगा। किससे सॉल्व करना होगा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल का है वो लेफ्ट टू राइट का है, और लेफ्ट टू राइट को मानते हुए आप सॉल्व करें। अब मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट के लिए हमारे पास कौन सा फैक्टर है? जेड इफेक्ट। तो आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप इसको लेफ्ट टू राइट के हिसाब से ही सॉल्व करें, और लेफ्ट टू राइट में क्या मान के सॉल्व करेंगे? जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर 58 से लेकर 71 जाने पर क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ध्यान सुनना, अभी लिखना मत कुछ भी, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो जाएगा, मतलब इसका एक नॉर्मल ट्रेंड ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं, और कल हम लोगों ने मैंगनीज में मन बड़ा हो जाए में वीक मेटालिक बॉन्डिंग की बात करी थी, वैसे यहां पर ईयू यूरोपियम जो है ना, इसके अंदर भी वीक मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाती है। और जब ईयू में वीक मेटालिक बॉन्डिंग देखी गई तो बेटा बाकी पूरा ट्रेंड तो सेम है, बस जैसे वहां पर मन बड़ा हो जाता था ना, यहां पर ईयू बड़ा हो जाता है। मन के लिए हमने क्या बोला था? मन सबसे बड़ा हो जाता है या आजू बाजू वालों से? यहां पर ध्यान रखना, यूरोपियम सबसे बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे, मतलब इसका साइज इन सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा है, मतलब इसको उठा के यहां रख सकते थे, पर अभी तो हम इसी ऑर्डर पे चल रहे हैं। लार्जेस्ट साइज इन 4F सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, मन तो केवल आजू बाजू वालों से बड़ा होता है, लेकिन ईयू का साइज क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा हो जाता है। ये कंडीशन यहां पर आ जाती है, ये ऑर्डर आ गया। इसका रीजन अगर कोई पूछे तो अगेन रीजन है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। क्या है वीक मेटालिक बॉन्ड का कारण? उस पर भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जब हम यहां पर बात करते हैं, बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, 5 है, बैठ जाओ उसी में। हाँ बहुत बढ़िया, सही जगह पहुंचा बिल्कुल। वीक मेटालिक बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कंडीशन को देखिएगा। ये जो बाकी एलिमेंट्स है ना, इन सब में मेटालिक बॉन्डिंग में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 3 या 3 से ज्यादा। यूरोपियम के मेटालिक बॉन्ड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 2। ऑब्वियसली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो साइज कम, जबकि इसका मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा, और वीक बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसीलिए इसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। एक बात और बता देता हूं, यहां पर ध्यान सुनिएगा,
ये जो 58 से 71 वाले एलिमेंट है, इनको हमने क्या बोला है बेटा? लैंथेनाइट्स। इनका नाम क्या इस लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट को ही लैंथेनाइट्स बोला जाता है? हाँ। तो इनका नाम किसके नाम पे रखा गया है? लैंथेनम के नाम पे। लैंथेनम के नाम पे क्योंकि इनका नाम रखा गया, इसीलिए कई बार एग्जाम में क्या करेगा बेटा कि इस सीरीज में यहां पर आपको लैंथेनम भी चिपका के दे देगा फ्री में। लैंथेनाइट्स के साथ लैंथेनम फ्री। लैंथेनम इस सीरीज का पार्ट नहीं है, यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, है ना? लैंथेनम इस सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार क्योंकि इसके नाम पे इनका नाम रखा गया है तो क्वेश्चन में ये इनके साथ दे देता है। हालांकि वो सीरीज का पार्ट नहीं है पर दे देता है, और अगर दे दे तो आपको सॉल्व इस सीरीज का पार्ट मानते हुए, सीरीज का पार्ट है नहीं, सीरीज का पार्ट मानते हुए सॉल्व कर देना है। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ ये सीरीज का पार्ट है या नहीं है, नहीं है, बट कभी इनके साथ दिख जाए तो सीरीज का पार्ट मानते हुए जो फैक्टर लगाना है वो लगा दीजिएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहां पर अगर मैं लैंथेनम देता तो ऑर्डर ऐसे ही बनता जो चल रहा है, और EU उससे भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको सीरीज का पार्ट मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। 4f का ये तो एटॉमिक रेडियस देख लिया बेटा। अब इसके बाद आते हैं इसके आयनिक रेडियस पे। अब इसके आयनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही, देखिएगा। सबसे पहले पूरे एफ ब्लॉक को कौन से ग्रुप का पार्ट माना गया? थर्ड ग्रुप। थर्ड में भी हमने थर्ड बी बोला था। ये थर्ड ए या थर्ड बी जो होता है ये मेंडलीव के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है? मेंडलीव। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप का नंबर अगर 1 2 3 4 कुछ भी दिया है ना, तो वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी के बेसिस पे दिया होता है, ठीक है? तो ग्रुप 3 नाम देने का मतलब क्या है कि इनका एक स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितना है? +3। पूरे एफ ब्लॉक का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आगे पढ़ते भी एफ ब्लॉक में, और वो कितना होता है बेटा? +3। मतलब एफ ब्लॉक का हर एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर दिखाता है। हाँ, +3 के अलावा इनमें से कुछ +2 दिखा देंगे, कुछ +4 दिखा देंगे, वो सब बातें करेंगे हम लोग आगे एफ ब्लॉक में। बट एक कॉमन स्टेट है जो +3 जरूर होता है, और हम जब आयनिक रेडियस नाप रहे हैं तो हम उसी कॉमन स्टेट के लिए आयनिक रेडियस को नापेंगे। अब आगे सुनना, जो बात यहां पर देखी वैसे यहां पर भी सोचिएगा एक बार। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का केस है, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर कौन सा फैक्टर लगाना है? जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा? यस। जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा तो साइज लगातार कम होगा। यहां पर एक्सेप्शन क्या आ गया था? EU सबसे बड़ा हो गया था। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं आता। यहां पर नॉर्मल ट्रेंड है, लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहले काम करें। अब देखो एक सवाल मन में बनेगा ऑब्वियसली कि सर यहां पर एक्सेप्शन आया तो यहां पर एक्सेप्शन क्यों नहीं आया? तो उसका कारण अभी बताता हूं, पहले इन दोनों ऑर्डर्स को लिख लीजिए आप लोग। तो आज डिसीजन आएगा मतलब। कितने बजे है हियरिंग? 10:30 शुरू हो गया, ठीक है। लिखते रहो आराम से ना, लिखो जल्दी जल्दी, बातें कम करो, लिखो ज्यादा। अब जो आएगा डिसीजन उसके बाद देखेंगे क्या बात करनी है। आ जाता है या फिर तारीख और बढ़ती है, क्या है क्या नहीं, वो तो आज ही पता, तारीख पे तारीख। आज आ जाएगा। बात हो गई तेरी है? लास्ट हियरिंग होगी ऐसा बोला था? अच्छा, एनटीए वाले दोबारा केस कर देंगे? अच्छा, एनटीए ने तो बोला ही था ना कि जो डिसीजन आएगा हम तैयार है बिल्कुल, दोबारा अगर एग्जाम कराना पड़ा तो भी हम तैयार हैं, ऐसा बीच में स्टेटमेंट आया था एनटीए की तरफ से।
लिखा तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा क्योंकि बॉन्डिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड वीक बनेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो बॉन्ड वीक होने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है और इस वजह से उसका साइज सबसे ज्यादा मिलता है। चलिए, है ना। अब ये जो हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के ऑर्डर देखे, तो देखो एटॉमिक रेडियस में तो जो चेंज आया वो क्या आया कि ईयू सबसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। लेकिन आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला, कोई चेंज देखने को नहीं मिला। पहले एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। तो आज तक जब भी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमेशा आयनिक रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एटॉमिक रेडियस कभी नहीं पूछा गया। जब भी आएगा प्रॉब्लम किसकी वजह से आएगी, ईयू, तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयनिक रेडियस में क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है इसीलिए जनरली इसी को पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप क्वेश्चन का आंसर सही करके आ जाए, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगा दे। पर यहां पर एक्सेप्शन आया और यहां पर क्यों नहीं आया उसका कारण समझना है। कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कारण है? अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो आइए थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक फॉर्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हमने एक ऑर्डर पढ़ा था SPDF, जो पहले आएगा वो ज्यादा शील्डिंग लगाएगा और जो बाद में आएगा वो कम शील्डिंग लगाएगा। क्या हमने बोला था कि S और P की शील्डिंग स्ट्रांग होती है बेटा? यस। क्या D और F की शील्डिंग पुअर होती है बेटा? यस, है ना। अच्छा, D और F दोनों की शील्डिंग पुअर होती है, पर F की ज्यादा पुअर होती है और D की थोड़ी कम पुअर होती है, ये बात भी हमको समझ में आती है। अगर D की पुअर शील्डिंग की वजह से, ध्यान सुनना, शील्डिंग पुअर होने का मतलब सिग्मा कम, शील्डिंग इज पुअर, शील्डिंग पुअर होने का मतलब सिग्मा कम, और सिग्मा कम होगा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट अगर कम हो गया तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर शील्डिंग पुअर होती है इसका मतलब क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब रेडियस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेडियस कम हो रहा है तो बेटा, अगर किसी एटम का रेडियस मान लो इतना होना चाहिए था और ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ DIF उसका साइज थोड़ा सा कम हो गया, मतलब यहां के बजाय सपोज साइज कम होके इतना हो गया, तो यहां से यहां साइज डिक्रीज हो रहा है, इसी बात को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये बोला जाएगा, श्रिंक हो गया, है ना, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन में जब डी की पुअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसे बोला जाएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अभी कॉन्ट्रैक्शन पे डिटेल में बात करेंगे ग्रुप्स में, बट अभी एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख देंगे TC। TC का मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोला जाता है? हाँ, इसीलिए डी की पुअर शील्डिंग की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? अच्छा, एफ में 2 सीरीज होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अगर मैंने लैंथेनाइड बोला है मतलब हम लोगों को क्लियर होना चाहिए 4F की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसका मतलब अगर 4F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे बोला जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, 4F सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 6th पीरियड के एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, है ना। अभी देखो, अगर शील्डिंग पुअर हुई तो रेडियस कम हो जाएगा, ये बात हमने समझ ली। इधर देखिएगा, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं, वहां से हमें व्यू मिलेगा क्लियर। एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक वाले पार्ट में जहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन आयनिक स्टेट में, डी ब्लॉक में लिखा हुआ है पर वैलिड सबके लिए होता है, इन आयनिक स्टेट देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? इन आयनिक स्टेट देयर इज, मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, जो कि हमने 118 एलिमेंट की सबकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, से गुड लक में D1 आएगा, ये आएगा, वो आएगा, थोर को 2D मिलेगा, ये मिलेगा, सब पढ़ लिया अपन ने। न्यूट्रल में किसी की कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो,
लेकिन जैसे ही उनका आयन बनता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जैसे ही चार्ज आएगा ना प्लस या माइनस, उसकी वजह से जो 1s 2s 2p 3s जो अवभाव का रूल होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और चेंजेस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है, ये बोलता है एनसीईआरटी। अब देखो क्या होता है, कहानी समझना। मान लो मैं सीरियम, प्लास्मोडियम और नियोडाइमियम, तीन एलिमेंट से पहले आपको समझा देता हूं ताकि एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, इसका होता है 59, इसका होता है 60। इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद करिएगा। अब तक 56 भरो, अब तक 56 भरो का मतलब था जेनॉन 6s2, जेनॉन 6s2, जेनॉन 6s2। और अब तक 56 भरने के बाद यहां कितने बचे? 2, यहां बचे 3, यहां बचे 4। उनको मिला जुला कर डी और एफ में भरना था। अगर ये 6s है तो डी कौन सा आएगा? 5d, और एफ कौन सा आएगा? 4f। 5d 4f, 5d 4f, क्या आ गया? याद करिएगा, अब तक 56 भरने के बाद से गुड लक में D1 आएगा, से गुड लक में D1 आएगा, रेस्ट ऑल में D0 आएगा। दो में से एक आपने डी में भर दिया तो एक बचा एफ में। 3 में से डी में कितना गया? 0, तो तीनों किस में गए? एफ में। 4 में से डी में कितने गए? 0, तो एफ में कितने गए? 4। जैसे हमने डी ब्लॉक के लिए पढ़ा था, D4 D9 नहीं आएगा, D3 D6 D9 नहीं आएगा, वैसे क्या यहां पर F1 के बाद सीधे F3 दिख रहा है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि न्यूट्रल फॉर्म में F2 नहीं आएगा। लेकिन अब आगे की बात समझिएगा, जब आप इस सीरियम पे +3 लगा रहे हो, आप इस प्लास्मोडियम में +3 लगा रहे हो, नियोडाइमियम में +3 लगा रहे हो, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए या गए? गए। 3 इलेक्ट्रॉन हटाइए, सबसे पहले तो ये 2 गए, फिर एक ये गया। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f1 दिखेगा बेटा? हाँ। अगले पे आइए, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, है ना, +3 लगा रहा हूं क्योंकि 2 यहां से गए, यहां कुछ भी नहीं है तो यहां से एक चला जाएगा, एक चला जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 4f2। न्यूट्रल फॉर्म में F2 नहीं आ रहा था, लेकिन क्या आयनिक में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी को बोलता है कि आयनिक फॉर्म में देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 2 यहां से चले जाएंगे, एक यहां से चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 4f3। लगातार F1 से F14 आएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। 4f3, 4f4, बढ़ते 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 4f14। आयनिक फॉर्म में इनका ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है, पोस्ट करूंगा आज, देख लीजिएगा, ये मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यहां पर तो कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन था, यहां पर आप मेटालिक रेडियस देख रहे हो या आयनिक रेडियस देख रहे हो? आयनिक। तो आयनिक में मेटालिक बॉन्ड का तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहां पर तो आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको तो जेड इफेक्टिव देखना है। मुझे बताओ, लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बताओ पुअर शील्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो शील्डिंग पुअर होती जा रही है, शील्डिंग पुअर होती जा रही है। लगातार एफ के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो लगातार शील्डिंग पुअर होती जा रही है, और लगातार शील्डिंग पुअर होती जा रही है तो जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा तो साइज लगातार कम। ये इसका रीजन है ना। तो ये अपने को कहानी क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहां पर एक्सेप्शन आता है, लेकिन यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं आता, और उसका कारण आपको बता दिया। अब इसको आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो आप चाहो तो जेड इफेक्टिव समझ लो, चाहे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ लो, दोनों से ये बात एक्सप्लेन हो जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना ना, 4f1 4f2, ये शो कर लेना, क्योंकि आगे भी काम आएगी जब आप मैग्नेटिक नेचर पढ़ोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। इस तरह की बातें एफ ब्लॉक में पढ़नी होती है। चलिए ना, तो ये तो बात हो गई बेटा एसपीडीएफ चारों ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट का जो भी ट्रेंड हमें समझना था वो हमने यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लिया। ठीक, एक बात और बता देता हूं आपको, यहां पर ध्यान देना, मार्केट में जैसे मैंने यहाँ ईयू को बड़ा किया ना,
कई लोग इसका भी साइज बड़ा बता देते हैं, ईना चोलवे। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका साइज चेंज है। अब वो सही है या गलत है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में यही दिया है, उस पर कोई भी चेंज दिया हो, कुछ भी पढ़ा हो आपने, वो लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आइए इधर, अब आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक की कहानी को समझने के, सॉरी एफ ब्लॉक में 4F सीरीज को समझने के बाद, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड को समझने के बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है बेटा? इना ग्रुप। अब इना ग्रुप को समझने से पहले इसका एक मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, और इस ग्रुप वाले केस को बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से समझना है आपको। ग्रुप वाले केस को, पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, हम 1 से लेकर 18 ग्रुप, हर किसी के ग्रुप का ऑर्डर बनाएंगे साइज का। उसको अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक जो आईई होगा, ईए होगा, ईएन होगा, उसमें ग्रुप का जब भी केस आएगा उन टॉपिक्स में, तो रेफरेंस आएगा साइज का। और आपको अगर ग्रुप का साइज याद है तो आप उन चीजों को बहुत आराम से समझ पाएंगे, और अगर साइज का ट्रेंड याद नहीं है तो फिर वो चीजें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ध्यान देना बेटा। डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रुप के केस में जब हम रेडियस की बात करते हैं ना, तो 2 तरह के ग्रुप्स पे बात होगी। कितने तरह के ग्रुप्स पे? 2। वैसे हमने फैक्टर पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो फैक्टर हमारे काम आएगा वो आएगा नंबर ऑफ शेल। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल तो लगातार बढ़ेंगे, और शेल बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, ये तो एक कॉमन बात हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज भी आती है, तो हम दोनों को अब कंसिडर कर रहे हैं। ग्रुप में 2 तरह के ट्रेंड्स मिलेंगे, 2 तरह के ग्रुप्स मिलेंगे। पहले तो वो ग्रुप जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को प्राप्त नहीं होगा, मतलब ऐसे ग्रुप जहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, ग्रुप्स विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। और कुछ ग्रुप ऐसे देखे जाएंगे जहां पर क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो 2 तरह के ग्रुप है आपके पास, वो ग्रुप जिनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता और वो ग्रुप जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है। अब पहली बात यह है कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है। पूरा एस ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में कहां से कहां तक के ग्रुप आते हैं? 13 से 18। इसको 2 हाफ में बांटो, मतलब 3-3 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पूरा एस ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, बाद वाला आधा पी ब्लॉक, मतलब ग्रुप नंबर 16, 17 और 18। पूरा एस ब्लॉक कहने का मतलब ये हो गया कि आपने यहां पर बात कर ली ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की, अलॉन्ग विद ग्रुप नंबर 16, 17, 18। तो पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, ये वो ग्रुप है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, वो अभी समझेंगे थोड़ी देर के बाद। विद कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा जो भी बचा है वो क्या आ जाएगा? विद कॉन्ट्रैक्शन। क्या इसमें कहीं पर डी ब्लॉक आया क्या? नहीं। तो पूरा डी ब्लॉक और बचा हुआ आधा पी ब्लॉक, दैट इज ग्रुप नंबर 13, 14, 15। ये वो ग्रुप्स हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। एक और बात, डी ब्लॉक में ग्रुप कहां से कहां तक आते हैं? 3 से लेकर 12 तक। आप देखना, कॉन्ट्रैक्शन अगर लगेगा ना तो लगातार लगेगा, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, मतलब एक रेंज होती है। यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो यहां से यहां तक लगातार चल रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आगे कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो शुरू होगा, फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, फिर लगातार चलता है, और फिर 16, 17, 18 में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, वो सब रीजन बताता हूं। ध्यान रखना, पूरा डी ब्लॉक और शुरू वाला आधा पी ब्लॉक, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। लेकिन एक बात समझे, ग्रुप 3 में एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है कहां से? ग्रुप नंबर 4 से। तो जब भी मैं बोलूं कि कहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 4 से लेकर 15 तक। लेकिन ग्रुप 3 का जो ट्रेंड देखा गया साइज का, वो कॉन्ट्रैक्शन से मिलता जुलता है। तो क्योंकि वो मिलता जुलता है, उसको अलग से याद ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसा बोल देंगे कि 3 में भी कॉन्ट्रैक्शन जैसा इफेक्ट आ रहा है, बट 3 में रियलिटी में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, ट्रेंड इन्हीं के जैसा होता है। अब आगे सुनते हैं। ठीक है सर, आपने बोला इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, तो पहले इनकी बात कर लेते कि इनमें क्या हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है तो डाउन द ग्रुप हमारे पास कौन सा फैक्टर है? नंबर ऑफ शेल। शेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा।
आइए इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 शुरू पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, ये वो वाला पार्ट है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसका रीजन थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले ऑर्डर बना लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास जो हथियार है, फैक्टर है, वो है नंबर ऑफ शेल्स। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और इसीलिए इन ग्रुप्स में हम लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रेडियस बना देते हैं। आप पहले इनको नोट कर लीजिए। विदाउट एनी एक्सेप्शन लगातार साइज बढ़ता जा रहा है। पूरा एस ब्लॉक, बाद वाला आधा पी ब्लॉक। तो कर देना, क्या हो गया? तो मैंने पहले ही बोला था कि हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेटली, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त अपन हमेशा है लीना की रब से फरियाद के साथ ही पढ़ेंगे उसको। क्या बेटा? देख ले यार, एलिमेंट तो याद ही होंगे ना, याद नहीं है क्या? अरे मैं कह रहा हूं एलिमेंट तो याद होंगे ना। ग्रुप 1 में कौन आते हैं? लीना की रब से फरियाद। इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, हर चीज देख के थोड़ी लिखना है बेटा। चलिए ना, अब यहां पर बेटा हम लोगों ने ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसके बाद ग्रुप नंबर 16, 17, 18 पे बात कर ली कि ये वो ग्रुप है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है या नहीं लगता है। नहीं लगता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है। और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं विद कॉन्ट्रैक्शन वाले में। ध्यान से देखना, 2 और 16 के बीच में आने वाले जितने भी ग्रुप है, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 15, ये वो रीजन होगा जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब आइए कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो अभी हमने समझ लिया, इस पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की बेटा अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बताया था कि डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से किसी एलिमेंट का या एटम का साइज जितना होना था, अगर उससे छोटा हो जाता है तो हम बोलते हैं उसमें क्या लग गया? कॉन्ट्रैक्शन। डी की पुअर शील्डिंग की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है, शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और रेडियस छोटा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसको समझने के लिए ये पीरियोडिक टेबल को आप देखते जाइएगा। ठीक है, यहां पर मैं हर ग्रुप के हर एलिमेंट के साइज का ऑर्डर आपको समझा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन किसकी पुअर शील्डिंग की वजह से आएगा? डी और एफ। जब तक डी का इलेक्ट्रॉन नहीं आता या जब तक एफ का इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। डी का पहला एलिमेंट कौन है बेटा? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम से पहले इसका एटॉमिक नंबर तो 21 है, तो 21 से पहले कितने एलिमेंट आ चुके? 20। उन 20 एलिमेंट तक कॉन्ट्रैक्शन का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। सुनिएगा,
और आप अभी डाउन द ग्रुप के ट्रेंड समझ लो, तो इससे पहले क्या यहां तक के एलिमेंट आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? आ चुके हैं। तो इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप का फैक्टर लगाइए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप का फैक्टर लगाइए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा। इनको भूल जाओ, क्योंकि अब इनसे पहले डी की एंट्री हो चुकी होगी, है ना। ऐसे यहां पर भी ये एटॉमिक नंबर जो है, मतलब इससे ऊपर ऊपर के जो एलिमेंट है, यहां पर अभी तक डी और एफ की एंट्री नहीं हुई है, और डी और एफ की एंट्री नहीं हुई है, तो यहां पर तो साइज बढ़ जाएगा। तो 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है, उनमें डाउन द ग्रुप जाने पर हमने साइज बढ़ा दिया, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रेक्शन का कोई नामो निशान नहीं था। अब सुनिए, क्या 21 से 30 में पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अगर डी के इलेक्ट्रॉन आए तो इन 10 डी का मतलब 10 डी के इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे। उन 10 का जो कंबाइंड इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, वो सबसे पहले क्या गैलियम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। 10 का जो कंबाइंड इफेक्ट है, 10 का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कहां पर? गैलियम। डाउन द ग्रुप जाने पर यहां पर साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इन 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने की वजह से डी के इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो उसकी वजह से शील्डिंग हो जाएगी पुअर, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो गैलियम के अंदर जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज जितना बड़ा होना था उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो गैलियम का साइज जितना बड़ा होना था उतना बड़ा ना मिलके उससे छोटा मिलेगा। और गैलियम का साइज जब छोटा होता है तो ऐसा देखा गया कि वो छोटा होके लगभग अपने से ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो बेटा जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, मान लो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट भी है, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, और इसमें लग गया कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका साइज छोटा होगा, और छोटा होकर लगभग अपने से ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? तो नीचे वाले एलिमेंट का साइज अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर हो जाएगा। अरे कॉपी नहीं लाना, वो दूसरी चीज पास कर दे, पास कर दे। खुद तो परेशान हो रहा है, पास वाले का भी ध्यान भंग कर रहा है। उधर दे दे बेटे, फटाफट पास करो। चलो अब आगे बात करते हैं। ए और बी के बारे में हम लोगों ने बात करा कि बी में क्या लग रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो इसका साइज किसके बराबर हो जाएगा? लगभग ऊपर वाले के बराबर। ठीक, ये लगभग बराबर का साइन है। अभी दोनों में एग्जैक्टली कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उस पर भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अभी ध्यान रखिए कि जहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगता है उसका साइज अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक, आगे सुनिएगा। यहां पर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो गैलियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज लगभग ऊपर वाले के बराबर। इस पे जो कॉन्ट्रैक्शन लगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रहा है? डी या एफ? डी। तो डी की वजह से आने वाला कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। कौन कहलाता है? तो हमने यहां पर बात करा था कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप नंबर 4 से लेकर 15 तक लगते हैं, पर कहां पर टीसी लगेगा और कहां पर एलसी लगेगा, ये जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल एक ही जगह लगता है। कितनी जगह लगता है? एक जगह। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है, इन सब में से केवल और केवल, जो मैं अगर यहां पर मेंशन कर दूं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन, एक टीसी और एक एलसी। एलसी सब जगह लगेगा, ये जितने ग्रुप है। टीसी केवल एक जगह लगेगा, आलू गाजर के बीच में। कहां कहां लगेगा? आलू गाजर के बीच में। आलू गाजर के बीच में लगने का मतलब है गाजर में लग जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज किसके बराबर हो जाएगा? आलू के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए, जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही जगह लगेगा। कहां लगेगा? गाजर में। गाजर का साइज छोटा होकर आलू के बराबर, इसको हम बोल रहे हैं कि आलू गाजर के बीच में क्या लग रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे सुने, यहां पर लग गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आता है। सर ये 10 इलेक्ट्रॉन जो डी के हैं, ये इसके पहले तो भरे, इसके भी पहले तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन भरे ही हैं, इसके भी पहले डी के 10 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही हैं।
तो वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इनमें भी तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आपने बोला क्योंकि टीसी तो एक ही जगह लग रहा है, मतलब आगे नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण समझते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे, कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 10 डी के इलेक्ट्रॉन भर दिए। अच्छा, डी और एफ में से शील्डिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, डी की भी शील्डिंग पुअर है, एफ की भी शील्डिंग पुअर है, पर डी की कंपेरेटिवली तो स्ट्रांग है। डी और एफ में से डी की शील्डिंग दोनों की पुअर है, पर डी की कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझना। मान लो एस और पी जो होते हैं वो शील्डिंग को, सिग्मा को बढ़ाते हैं, और डी और एफ शील्डिंग को घटाते हैं। तो मान लो शील्डिंग इतनी होनी थी, डी के इलेक्ट्रॉन आए, इन्होंने शील्डिंग को कम कर दिया क्योंकि पुअर शील्डिंग की तरफ जा रहा है। अब शील्डिंग को पुअर करने का काम डी और एफ करेंगे, और शील्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम या कंपनसेट करने का काम एस और पी करेंगे। डी ने शील्डिंग को पुअर किया, पर गैलियम में जो पहला इलेक्ट्रॉन आया, क्या वो पी में आया कि नहीं आया? आया। जो ये 10 डी के इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग को पुअर किया था ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का काम, कंपनसेट करने का काम पी का इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन वो पी का इलेक्ट्रॉन इतना काफी नहीं होता कि वो 10 डी के इलेक्ट्रॉन से मुकाबला कर पाए। तो शील्डिंग पुअर को थोड़ा सा इसने कंपनसेट किया, लेकिन यहां पर पी में दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। पी में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इतने काफी होते हैं कि वो इन 10 की पुअर शील्डिंग को क्या कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे। और इसलिए यहां पर तो आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख जाएगा, लेकिन पी के 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 10 डी ने जितना कम किया था उतना 2 पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, और इसलिए यहां पर आपको कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन यहां शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो बताओ नॉर्मल साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ जाएगा। क्या डी के इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब डी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो आना था वो आ गया। अब जो अगला इफेक्ट आएगा वो कब आएगा? जब एफ की एंट्री होगी। तो अब एफ की एंट्री तो यहां होगी, लैंथेनम और हाफनियम के बीच में। तो इससे पहले का जो भी ट्रेंड है ना, वो रेगुलर चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन खत्म। अब देखो उससे इधर आओ तो यहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, लगातार साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे ही आए तो यहां पर भी साइज बढ़ना था, लेकिन एक बात देखो कि क्या यहां पर बीच में एफ की एंट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बेटा हो जाएगी। और ये जो एलिमेंट है, ये 4f सीरीज वाले एलिमेंट आएंगे, 58 से 71 आएंगे। यहां पर 58 से 71 वाले जो एलिमेंट है, क्या उन्हें 4f या लेंथेनाइड एलिमेंट बोला जाता है? अब सोचना कि जब ये 58 से लेकर 71 वाले 14f के इलेक्ट्रॉन यहां एंटर किए, तो उन 14 का इफेक्ट, जैसे इन 10 का इफेक्ट सबसे पहले गैलियम पे आया था, वैसे इन 14 का इफेक्ट सबसे पहले क्या हाफनियम पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जब हाफनियम पे इफेक्ट आएगा तो ये साइज बढ़ने के बजाय इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके अपने से ऊपर वाले के लगभग बराबर हो जाएगा, और यहां पर आपको साइज ऐसा देखने को मिलेगा। पहली बार टीसी का इफेक्ट कहां पर आया? गाजर में। पहली बार एलसी का इफेक्ट कहां पर आया? हाफनियम। गैलियम और हाफनियम, इन दोनों को ध्यान रखना। मैं पूछूंगा कि पहली बार टीसी का इफेक्ट कहां आया, तो आपको पता होना चाहिए गैलियम। पहली बार एलसी का इफेक्ट कहां आया? हाफनियम। ठीक है, हाफनियम का साइज चलो सर मान लिया छोटा होके अपने ऊपर वाले के लगभग बराबर हो गया, जैसे ये हो गया था। सर उसके आगे तो इफेक्ट खत्म हो गया था। यहां पर बताओ, उसको देखते हुए यहां पर भी ऐसा लगता है कि इफेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एलसी जो है वो दूर दूर तक लगेगा। ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 15 तक, यहां से यहां तक एलसी का इफेक्ट आएगा। सर क्यों आएगा? कारण क्या है? कारण यह है कि बेटा इन 10 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आया था वो पी में आया था। डी ने जो शील्डिंग पुअर किया था, पी ने उसको कंपनसेट कर दिया। यहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है D2, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है D10। मुझे बताओ इस 14f के बाद यहां पर 14f आ गया, उसका इफेक्ट लग गया हाफनियम में, पर हाफनियम में जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो तो खुद ही डी में आया। डी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है या पुअर होती है? पुअर।
तो बेटा वो जो एफ ने शील्डिंग को पुअर किया था, अगर एस या पी आता तो कंपनसेट कर देता, लेकिन डी की तो खुद की ही शील्डिंग पुअर, इसीलिए वो जो पुअर शील्डिंग का इफेक्ट है वो यहां कंपनसेट नहीं हो पाएगा, आगे कंटिन्यू होगा। यहां पर आया, फिर से अभी इलेक्ट्रॉन डी में ही आ रहा है, जब तक डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पुअर शील्डिंग का इफेक्ट जो था वो चलता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन भी चलता जाएगा। डी की बात हुई खत्म। अब डी के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरा, पी में। क्या एक पी का इलेक्ट्रॉन 10 डी को कंपनसेट करने के लिए काफी था क्या, नहीं, दो लगे थे। डी के मुकाबले एफ की शील्डिंग तो और पुअर है, यहां पर जब दो इलेक्ट्रॉन लगे थे डी को कंपनसेट करने के लिए, तो एफ की पुअर शील्डिंग को कंपनसेट करने के लिए दो से तो ज्यादा ही लगेंगे। और डी के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, एफ के कितने, 14, तो मतलब उसका कंबाइंड जो वीक शील्डिंग है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पी के 4 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो 4 पे आके तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, यहां से जब यहां जाओगे कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट लगेगा तो सही, लेकिन इसके मुकाबले यहां पर कॉन्ट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, वीक, क्योंकि पी का इलेक्ट्रॉन आया है वो पुअर शील्डिंग को हल्का फुल्का तो कंपनसेट कर देगा। जब पी का दूसरा इलेक्ट्रॉन आया वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लगातार वीक होता जा रहा है, यहां तक आते आते कॉन्ट्रैक्शन लगभग दम तोड़ देता है बेटा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। इसका मतलब यहां पर साइज का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, 16 17 18 में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां लगना चालू होगा, ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 15 तक। 13 14 15 में जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा वो इनके मुकाबले कमजोर आएगा, यहां पर दम तोड़ना चालू कर देता है वो। तो अब देखो ध्यान सुनना, हमने यहां पर ट्रेंड बनाया कि ए और बी में, अगर बी में कॉन्ट्रैक्शन लगा है तो बी का साइज लगभग ए के बराबर। लेकिन अब एग्जैक्ट बात पे आता हूं, क्या ए और बी में से ये ग्रुप में ऊपर आ रहा है और ये ग्रुप में नीचे आ रहा है बेटा, यस। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ शेल कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम। इसके नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, ज्यादा। जिसका नंबर ऑफ शेल ज्यादा, वैसे तो ऑलमोस्ट इक्वल चलता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो बेटा जिसके नंबर ऑफ शेल ज्यादा, क्या उसका साइज ज्यादा होना चाहिए बेटा, यस। और ऑलमोस्ट इक्वल का साइन भी है, तो इसीलिए हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जाम में अगर दोनों में से एग्जैक्ट पूछे तो नीचे वाला बड़ा होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट ना पूछे तो ऑलमोस्ट इक्वल वाला भी साइन चल जाएगा। ध्यान सुनना, तो होता क्या है कि जहां भी मैंने ऑलमोस्ट इक्वल लगाया है, जहां भी मैंने ऑलमोस्ट इक्वल लगाया है, ऊपर वाले और नीचे वाले में यहां कॉन्ट्रैक्शन लगा, कॉन्ट्रैक्शन लग के ये लगभग ऊपर वाले के बराबर हो गया, पर ऊपर और नीचे वाले में से एग्जैक्टली बड़ा कौन होगा, नीचे वाला। दो जगह छोड़कर, कितनी जगह छोड़कर, और वो दो जगह वही है जहां पर पहली बार टीसी लगा था और पहली बार एलसी लगा था। क्योंकि जब पहली बार टीसी लगा तो उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा रहा होगा, जब पहली बार एलसी लगा उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा रहा होगा। तो बेटा अगर हम इस केस को छोड़ दे और इसको छोड़ दे तो बाकी हर जगह ऊपर और नीचे वाले में जनरली बड़ा कौन मिलेगा, नीचे वाला। लेकिन जहां पर पहली बार टीसी लगा और पहली बार एलसी लगा वहां पर ऊपर वाला बड़ा मिलेगा आपको। इसका मतलब आलू गाजर में साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन आलू गाजर में एक्चुअली बड़ा कौन है, आलू, ऊपर वाला। जरकोनियम हाफनियम में एक्चुअली बड़ा कौन है, जरकोनियम। वहां आलू गाजर देख के गाजर मत बड़ा करके आ जाने, तुम आलू का साइज देखो गाजर देखो बोले गाजर बड़ा, नहीं, आलू गाजर में बड़ा कौन, आलू। बोलो आलू गाजर में बड़ा कौन, आलू गाजर में बड़ा कौन। और जरकोनियम हाफनियम में बड़ा कौन है बेटा, जरकोनियम। टी जरा हाफ पे जरकोनियम का साइज ज्यादा होगा। इन दो पे ही फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इन दो से रिलेटेड ही आएगा। आइए उस पर बात करते हैं। यहां देखिए पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 14 15 ले रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसमें याद करिएगा बैंगन आलू गाजर इन थैला, देखो आलू गाजर का साइज लगभग बराबर था और उसका रीजन हमने क्या बोला था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सुनते जाना अभी समझते जाना। गैलियम से इंडियम में साइज बढ़ा और इंडियम थैलियम का साइज भी लगभग बराबर, कारण क्या था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इधर देखिएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4F की वजह से आएगा।
4F सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 6 पीरियड। तो अगर आपको पता नहीं चले कि भैया कौन से एलिमेंट में लेंथेनाइड लगाना है 6 पीरियड का, 4th ग्रुप से लेकर 15th ग्रुप का जो भी 6 पीरियड का एलिमेंट है उनमें क्या लग जाएगा बेटा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिएगा ध्यान से। तो आइए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे, पर एक बात बताओ, ऊपर और नीचे वाले में अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। ऊपर नीचे में एग्जैक्ट पूछा जाए तो बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। तो ये मैंने ऐसा बड़ा बना दिया और साथ में ये इक्वल टू का साइन लगा दिया। मतलब एग्जाम में दोनों चीजों में से कुछ भी आ सकता है। दोनों बराबर पूछे तो बराबर भी है, और एग्जैक्ट पूछे तो दोनों में से एग्जैक्टली बड़ा कौन है? थैलियम। आलू गाजर में बड़ा कौन था? आलू। तो आलू और गाजर में ये सिंबल बना रहा हूं अलग से। आलू गाजर का साइन हम लोग लगभग बराबर लेके चलेंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से आलू बड़ा है। इसकी वैल्यू ये एनसीईआरटी ग्रुप 13 में आपको दे रखी है। एल्यूमिनियम की वैल्यू 143 पिकोमीटर है और गैलियम की वैल्यू 135 पिकोमीटर। अच्छा, इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाओ अब साइज का। इंक्रीजिंग में सबसे छोटा बोरन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम से बड़ा। ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बनेगा। एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 14 पे आइए। यहां पर कोई टीसी नाम की चीज तो लगेगी नहीं, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। इनका साइज लगभग बराबर ड्यू टू एलसी, इनका साइज भी लगभग बराबर ड्यू टू एलसी, लेकिन ऊपर नीचे में एग्जैक्टली बड़ा कौन होता है? नीचे वाला। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक के भी देखते हैं केसेस। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन लिख लेना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन आ जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। चलिए ना, अब ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करे, इसमें एस और पी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स हम लोगों ने कवर कर लिए। पहले विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में आ गए और ये विद कॉन्ट्रैक्शन में आ गए। अब देखो, इनको डिस्कस करने के बाद अब हम डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे ग्रुप्स में। और डी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप नंबर 12। कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत 3rd से हुई थी या 4th से हुई थी बेटा? 4th से, है ना। और ट्रेंड देखना, ये वाली जो सीरीज है इसको क्या बोलते हैं बेटा? 3D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 4D। और इसको क्या बोलते हैं? 5D। 3D और 4D में, 3D और 4D में किसका साइज ज्यादा है बेटा? 4D का। लेकिन 4D और 5D का साइज लगभग बराबर। 4D 5D का साइज लगभग बराबर। ये बात कहां से कहां वैलिड होगी? ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12। जबकि ग्रुप नंबर 3 में इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। ठीक है, तो ये ट्रेंड हम लोग बना रहे हैं अभी। इधर ध्यान से देखिएगा, डी ब्लॉक में बात चल रही है। सबसे पहले आगे बेटा 3D सीरीज, देन 4D सीरीज, देन 5D सीरीज। ये डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 है,
ये डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 5, और ऐसे करते करते यहां पर आ गया ग्रुप नंबर 12। याद करिएगा 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ेगा, यहां पर एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती थी तो उसका पहला इफेक्ट हाफ नियम पे आएगा, और इन दोनों का साइज लगभग बराबर, 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 और इन सबके पीछे जो कारण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या एफ का इफेक्ट हाफ नियम से चालू हुआ या लेंथेनम से चालू हुआ, हाफ नियम। इसका मतलब लेंथेनम पे कोई इफेक्ट नहीं था, इसका मतलब यहां पर जो नॉर्मल ट्रेंड था वही फॉलो हो जाएगा। आगे सुनिएगा, इसमें अगर हम मेंशन करें तो ये वाला जो पोर्शन है ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12, थर्ड को साइड में रख दीजिए, ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 के लिए अगर हम ट्रेंड बना दे तो बेटा ये वाली सीरीज है 3D, ये वाली सीरीज है 4D, और ये वाली सीरीज है 5D। 3D से बड़ा साइज 4D का, 4D 5D का साइज लगभग बराबर, विद ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक और बात सुनना ध्यान से, अभी खत्म नहीं बात। ग्रुप 12 के बाद 13, 14, 15 में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, 16, 17, 18 में कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके आगे जो अगला पीरियड आएगा वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगे, कोई खत्म हो गया ना कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके नीचे जो एलिमेंट आता है वो कौन आएगा, एसी। क्या इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। बट ऐसा देखा गया है कि इन दोनों का साइज है लगभग बराबर। उसका रीजन कई लोग मार्केट में बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन वैसा बोलना गलत है, कोई कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म हो गया ऐसा थोड़ी होगा कि यहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा यहां नहीं लगेगा, फिर यहां लग जाएगा फिर वहां नहीं लगेगा, लगेगा तो लगातार लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एक बार खत्म हो गया तो उसका इफेक्ट यहां नहीं आना चाहिए, बट इसका साइज बराबर देखा गया, ये एक फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि लाइंग और एसी का साइज क्या होता है, लगभग बराबर। एक बात और, यहां पर ग्रुप 4 में जर्कोनियम हाफ नियम की बात हो रही थी, याद करिए पहले और है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले में जनरली बड़ा कौन होगा, नीचे वाला। मैंने यहाँ इक्वल टू लिख रखा, लेकिन जनरली बड़ा कौन है, नीचे वाला। पर इसमें जर्कोनियम और हाफ नियम में बड़ा कौन होगा, जर्कोनियम। जर्कोनियम का जो साइज एनसीईआरटी एफ ब्लॉक में लिखा हुआ है और डी ब्लॉक में लिखा हुआ है, डीएनएफ वाली जो एनसीईआरटी है वो ये है। जर्कोनियम का साइज है बेटा 160 पिकोमीटर और हाफनियम का साइज है बेटा 159 पिकोमीटर। मतलब आप देख सकते हो बराबर ही है लगभग, बट मार्जिनली कौन बड़ा है, जर्कोनियम। एक बात और बता दूं आपको, एस और पी ब्लॉक के जो ऑर्डर है वो तो बहुत इजीली हो गए। डी में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिलेगा इसी का मिलेगा, बाकी सब ग्रुप पढ़ने के लिए पढ़ लिया अपन ने बस, ठीक है। क्वेश्चन किसका मिलेगा, ग्रुप नंबर 4 का। आज तक की हिस्ट्री में आप जब भी देखोगे कुछ भी हुआ, नीट हो, सीबीएसई, पीएमटी हो, एम्स हो, जेई हो, में कुछ भी हो, यही आता है। डी ब्लॉक में अगर ग्रुप का आया यही आएगा। क्यों आएगा, कारण बता देता हूं। 3D सीरीज में हमने पिछली क्लास में मेटालिक रेडियस का ऑर्डर पढ़ा था, मैंने आपको बोलता एनसीईआरटी के टेबल में उसकी वैल्यू दी हुई है, तो इनकी वैल्यू दे रखी है। 4D और 5D की वैल्यू एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है। अब नहीं दे रखी है तो 3D दे रखा है तो पीरियड तो पूछ सकता है, 4D 5D नहीं दे रखा है तो ग्रुप नहीं पूछ सकता, पर एनसीईआरटी ने इसकी और इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो एक ही ऐसा ग्रुप है जिसके 3D की भी वैल्यू एनसीईआरटी में है, 4D की भी वैल्यू एनसीईआरटी में और 5D की भी। इसीलिए क्वेश्चन आज तक जब भी आया है इसी का आया है और इसी का आएगा ग्रुप में, डी ब्लॉक में से। एस और पी में तो सबकी दे रखी है तो वहां से आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप में टी जरा हाफ का जो ऑर्डर है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
3D से बड़ा साइज 4D का, 4D और 5D का साइज लगभग बराबर, रीजन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये बात कहां से कहां तक वैलिड है? ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, है ना। इस बात को क्लियर रखें दिमाग में। जर्कोनियम हाफनियम का साइज का ऑर्डर आपके सामने है। यहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करोगे तो जर्कोनियम हाफनियम आपको काफी टाइम रिपीटेड दिखेगा। उसके पीछे का लॉजिक बता दिया। एनसीईआरटी में इसी की वैल्यू दे रखी है डी ब्लॉक में से, तो इसी का पूछे जाने का पॉसिबिलिटी रहता है हमेशा। चलिए, अब ये जो हमने बात करी ना बेटा, ये बात हुई है एटॉमिक रेडियस के बारे में। कई बार एग्जाम में आपको दिखेगा कि इन्हीं का आयनिक रेडियस भी पूछ ले, तो आपसे ये पूछता है कि भाई इसके जो साइज बराबर होने का कारण है वो क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करेगा, वो आयनिक रेडियस को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपसे बोले जैसे ये ग्रुप नंबर 4 है, तो ग्रुप नंबर 4 का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +4। टाइटेनियम भी +4 दिखाता है, जर्कोनियम भी +4 दिखाता है और हाफनियम भी +4 दिखाता है। तो कभी अगर आपको बोले कि जर्कोनियम +4 और हाफनियम +4 का साइज बता दीजिए, तो इसको भी आपको लगभग बराबर मान लेना है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस पे तो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा ही आएगा, साथ ही साथ किसके ऊपर आएगा? आयनिक रेडियस पे भी, है ना। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो तो पूछा जाए कि भाई ये किसको इफेक्ट करता है? एटॉमिक रेडियस को या आयनिक को या दोनों को? तो दोनों पे इफेक्ट आता है, कोई परेशानी नहीं उसकी। वो तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, एफ के इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो इफेक्ट तो दिखाएगा, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में देखो चाहे वो आयनिक फॉर्म में देखो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, इसके बेसिस पे हमको एक ग्राफ पढ़ना है। मैंने पिछली क्लास में आपको स्कैंडियम से जिंक तक का कोवेलेंट रेडियस भी पढ़ाया था और मेटालिक भी पढ़ाया था। कोवेलेंट में मैंने बोला था पहले और आखिरी एलिमेंट में से बड़ा कौन होगा? पहला वाला। वो ग्राफ के लिए ही हम लोगों ने बात करा था। तो आइए अब उस ग्राफ को यहां पर हम लोग प्लॉट कर रहे होंगे, जो एनसीईआरटी डी ब्लॉक के अंदर आपको दिया हुआ है। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहां पर रेडियस ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे होंगे बेटा? एटॉमिक नंबर्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। एक बात बताइए, 3D 4D और 5D में से क्या सबसे छोटा साइज 3D का होगा? यस। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्राफ में रेडियस के हिसाब से 3D सबसे नीचे आएगा। और 3D का सीरीज याद करिएगा, क्या 3D में पहला एलिमेंट स्कैंडियम और आखिरी एलिमेंट जिंक। 3D का साइज का ऑर्डर याद करना, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक साइज कम हुआ था, फेकोनी में साइज लगभग बराबर, और कॉपर जिंक में साइज बढ़ गया था। तो ट्रेंड वैसा बनेगा, पहले और आखिरी में से बड़ा कौन होगा? पहले वाला। तो ये स्कैंडियम है और ये जिंक है, ठीक है। ये सीरीज कौन सी चल रही है? 3D सीरीज। क्या 3D से ज्यादा साइज 4D का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इससे ऊपर बनेगा 4D, और उसमें भी लगभग ग्राफ ऐसे ही बनेगा। पहले और आखिरी में से बड़ा कौन है? पहले वाला। सेकेंड ईयर, जिंदगी, कबाड़ा। फिर ये वाली जो सीरीज बनी, ये कौन सी सीरीज बनी बेटा? 4D सीरीज। 4D और 5D का साइज लगभग बराबर, लेकिन कहां पर? ग्रुप नंबर 4 से। टी, जरा, हाफ। हाफ और जरा का साइज बराबर होगा, लेकिन सेकेंड ईयर लाएंगे का साइज में डिफरेंस होगा। देखिएगा, ईयर और लाएंगे में लाएंगे बड़ा है, लेकिन उसके आगे से साइज जो है वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो तीसरा ट्रेंड बन रहा है, सेकेंड ईयर लाएंगे पर टी जरा हाफ, हाफ से साइज लगभग बराबर। तो पहले एलिमेंट में तो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन उसके बाद का जो 4D और 5D सीरीज का साइज है, वो साइज आपको क्या देखने को मिलेगा? लगभग बराबर। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 4D और 5D का साइज जो है वो लगभग बराबर है। ये लाइन अपन बिल्कुल चिपका नहीं रहे, वरना हमको समझ नहीं आएगा। तो ये लगभग सेम है, जितना क्लोज बना सकते हो उतने क्लोज बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये फर्स्ट में डिफरेंस होना चाहिए। जिंदगी कबाड़ा हो गई बेटा। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देख लें तो ये 30 है, ये 48 है, ये 80 है, और इसकी बात करें तो ये 21 है, ये 39 है, और ये 57 है। यहां पर जो पॉइंट है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है, 4D और 5D का साइज लगभग बराबर है, वैलिड फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ गिवन है। कभी ये ग्राफ आ जाए तो अपने को बस उसका ग्राफ बना के ही देगा एग्जाम में ऑब्वियसली, तो उसको रीड करना आना चाहिए कि भाई क्या इंडिकेट कर रहा है ये ग्राफ।
चलिए ना, अब ये जो हम लोगों ने इना पीरियड इना ग्रुप के केसेस से एसपीडीएफ ब्लॉक सबके बारे में डिस्कशन कर लिया। दो टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, अब तीसरे और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। दोनों के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, एक ही हथियार, एक ही फॉर्मूला काम आएगा। वो क्या है बेटा? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। आइए अब उसी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर हमारे सामने केसेस आ रहे हैं और इन केसेस में दो केस हैं, पहला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा कौन सा आएगा बेटा? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। पहले मैं आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट करा दे रहा हूं, विच इज केस नंबर 4, फिर इस पे आएंगे क्योंकि इस पे और भी आगे बात करनी है। आइए, पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं बेटा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने के लिए हमारे पास हथियार कौन सा हो जाएगा बेटा? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। और जेड इफेक्टिव और साइज एक दूसरे के इनवर्स होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको देता O2 माइनस O माइनस O प्लस एंड O2 प्लस, या फिर एग्जाम में आपको मान लीजिए क्वेश्चन देता CrO Cr2O3 और CrO3, या फिर मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता MnO MnO2 और Mn2O7। पहले इन सब में बोला जाता कि आपको रेडियस कंपेयर करना है। पहले वाले में तो दिखी ऑक्सीजन रहा है तो कुछ समझ में आने की या नहीं आने की बात नहीं है। दूसरे में क्रोमियम भी ऑक्सीजन भी है, क्रोमियम भी ऑक्सीजन है, क्रोमियम ऑक्सीजन। तीसरे में मैंगनीज और ऑक्सीजन है। यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता कंपेयर रेडियस ऑफ क्रोमियम, और यहां पर बोलता कंपेयर रेडियस ऑफ मैंगनीज। तो हमें तीनों क्वेश्चन को देखकर यह समझ में आता है कि यहां पर डिफरेंट स्पीशीज में सेम एलिमेंट को कंपेयर करने को बोल रहा है, डिफरेंट स्पीशीज में सेम एलिमेंट को कंपेयर करने को बोल रहा है, डिफरेंट स्पीशीज में ऑक्सीजन को कंपेयर करना है। तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। पहली बात, क्वेश्चन को देखकर हमेशा टाइप को पहचाने। क्या ये एलिमेंट सेम पीरियड के दिख रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एलिमेंट सेम ग्रुप के दिख रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला भी था इवन कि अगर चार्ज दिखता है तो चार्ज वाले केस में या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकलेगा और या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। तो टाइप पहचानना बहुत जरूरी है। हमने पहचान लिया डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट क्लियरली दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, अगला पार्ट क्या आएगा क्वेश्चन में वो समझिए। ये जो 5 स्पीशीज दे रखे हैं, हो सकता है इनको शफल करके दे दे आपको। शफल करने का मतलब, अभी तो मैंने लाइन से लिख दिया, एग्जाम में इसको इधर उधर करके दे सकता है। तो आपको उसको रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज कैसे करना है? क्योंकि चार्ज से सॉल्व करना है तो एक तरफ मैक्सिमम पॉजिटिव और एक तरफ मैक्सिमम नेगेटिव। जरूरी नहीं कि नेगेटिव इधर ही लो पॉजिटिव इधर लो, ऐसे भी कर सकते हो, बट हाँ, एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, और जेड इफेक्टिव कम मतलब अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन कम तो साइज ज्यादा। इसका मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा आएगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज सबसे छोटा। तो हमें एक ट्रेंड दिख गया, क्योंकि अरेंज तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हमें ये ऑर्डर दिख रहा है क्लियरली डिक्रीजिंग है। अगले वाले पे आइए। यहां पर कोई आयन तो दिख नहीं रहा आपको डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह समझ में आ रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज में सेम एलिमेंट को कंपेयर करना है। इसका मतलब है आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है? चार्ज की। और चार्ज की अगर जरूरत पड़ने वाली है तो आपको निकालना पड़ेगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर आ रहा है +2, यहां आ रहा है +3, यहां आ रहा है +6। सेम कहानी इसकी है, +2 +4 +7। ये जो दो एग्जाम्पल है ना, ये आगे भी काम आते रहेंगे। क्रोमियम और मैंगनीज, इनके ऊपर हमें डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इन्हीं की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज +2 से लेकर +6 होता है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज +2 से +7 का होता है। तो ये हमें जानकारी में होना चाहिए। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज ही है तो जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, साइज सबसे छोटा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा साइज का। तो जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, सॉल्व कैसे करना है उसको आपने यहां पर डिस्कस किया। बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, कहानी उसकी भी ऐसी है।
चलिए बेटा, है ना। अब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की केस को समझने के बाद अगले टाइप पे आते हैं, और अगला टाइप कौन सा आता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ध्यान सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें तो इसके ऊपर हमने जेड इफेक्टिव में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है। नाम से समझ में आ जाता है वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। अब आपको सपोज एग्जाम में N3 माइनस O2 माइनस F माइनस NaMgAl3 प्लस ये सब दिया और बोला साइज का ऑर्डर पहचानिए, तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पहचानना है, सबसे पहला काम यही करना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये सारे लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में आते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। क्या ये डाउन द ग्रुप आते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद केस नंबर 3 कौन सा आता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या इन सब में जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो क्या हमको हर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसे क्या कहा जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। -3 का मतलब 3 आए, गए नहीं, आए। तो 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, प्लस का मतलब गया। 11 - 1 10, 12 - 2 10 और 13 - 3 10। ठीक है, तो ये इसका कहानी आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। और साइज की बात चल रही है इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। आपको ये सारे एग्जांपल अगेन शफल करके दे सकता है, रीअरेंज कर लेना हमेशा। एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव, एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू दिस। और जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम। तो ये एक ऑर्डर मिल गया हमको कि इसमें अगर हम साइज कंपेयर करें तो ऐसा आएगा। सेम अगर आप देखें ये सारे जो हैं ये सब के सब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फॉर्मूला जो काम में आएगा वो आएगा जेड इफेक्टिव वाला फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल टू चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। P3 माइनस मोस्ट नेगेटिव, SC3 प्लस मोस्ट पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा और साइज सबसे कम। तो बेटा यहां पर भी जो हमें ट्रेंड मिल रहा है वो कैसा ट्रेंड मिल जाएगा? डिक्रीजिंग। तो ये ऑर्डर आ जाते हैं इसके साइज के। आज कितनी बेल बज रही है? हर 5-10 मिनट में एक बेल बजा दे रहे हैं। चलिए ना, अब ये जो दो केस अभी हम लोगों ने पढ़े, इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ही बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो क्या है? ध्यान सुनना। यहां पर अगर आप देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? 10। और इसमें कितने मिल रहे हैं? 18। क्या ये 10 एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है या नहीं है? और क्या ये 18 भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है? यस। एक्चुअल में ये हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, इवन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 3 ही क्यों गेन करे, एक क्यों नहीं करा, 2 क्यों नहीं करा? क्योंकि इसको क्या बनना था? इनर्ट। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना चाहता है जिसको लूज या गेन करने से वो क्या बन जाए? इनर्ट गैस बन जाए, है ना। तो हमें जनरली जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो ये नंबर है ना 10 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऐसा ही मिलेगा जो कि एक इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को क्या करता हो? रिप्रेजेंट। बेटा सबसे पहला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86। तो अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जनरली। ठीक है, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18, 36, 54 और 86। होता क्या है कि जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करी ना, उसमें कुछ 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थे
और कुछ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थे। अब होता क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने करा, सुनना ध्यान से ना, ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने करा, इसके अंदर अगर आपको सारे 10 इलेक्ट्रॉन देते तो कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा, सारे 18 देते तो कैसे सॉल्व करना हमने देखा। लेकिन एक इसका मिक्स क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या करता है कि दो तो 10 वाले उठा लेगा, दो 18 वाले उठा लेगा और इनको मिक्स करके दे देगा और बोलेगा इनका साइज का ऑर्डर बनाइए। तो हम क्या करेंगे, 10-10 वालों का ऑर्डर इस तरह से बना लेंगे, 18-18 वालों का ऑर्डर इस तरह से बना लेंगे, और 10 और 18 में से बड़ा साइज किसका होगा, 18 वालों का। तो अब उसके ऊपर बात कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन आपके सामने लिखी है जनरली वाली, इसको नोट डाउन करिए पहले तो, या मैं क्वेश्चन बता ही दे रहा हूं, एक साथ लिख लेना। इधर देखिएगा, मान लो आपको दिया जाता O2 माइनस Na प्लस S2 माइनस K प्लस, एक दे देते आपको सपोज Sc3 प्लस, और एक दे देते I माइनस। ये मैंने आपके सामने कुछ केसेस लिख दिए और आपको बोला जाता कि इनके साइज का ऑर्डर बनाइए। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करें। तो बेटा जब भी चार्ज वाले केस दिखे ना, तो वो जनरली केस नंबर 3 या केस नंबर 4 होता है। ये सेम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, ये सेम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट भी है नहीं है, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। जब अलग अलग एलिमेंट पे चार्ज दिख जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे दिमाग में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करे बिना ही आप फैक्टर लगा दो, चेक जरूर कर लेना, क्योंकि आइसो में भी मिक्स करके दे सकते हैं अलग अलग। ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये दोनों कितने हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कितने हैं बेटा, ये तीनों कितने हैं, 18। और ये कितना है, अब 10 और 18 आप पहचान जाओगे आराम से, लेकिन जब 36 या 54 वाला आएगा तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं होते। तो ये ध्यान रखना है ना, 10 और 18 तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर आगे वाले जो 36 या 54 या 86 आते वो टाइम लेंगे आपसे। तो अभी देखो, इसमें अगर हम देखें तो 10 से बड़ा साइज किसका, 18 का, 18 से बड़ा साइज किसका, 54 का। हमारा ऑर्डर जो बन रहा है वो इंक्रीजिंग बन रहा है, तो इनमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते हैं। इनमें से छोटा कौन होगा बेटा, Na प्लस, और बड़ा कौन हो जाएगा, O2 माइनस। ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन वालों का साइज बना लिया। इनमें से सबसे छोटा कौन होगा बेटा, Sc3 प्लस, उससे बड़ा हो जाएगा K प्लस, और उससे बड़ा हो जाएगा S2 माइनस। ये 18 वालों का ऑर्डर बना लिया, और इनसे बड़ा एक ही स्पीशीज यहां दे रखा है, दैट इज 54 इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं होमवर्क में, सॉल्व करके ले आइएगा, बाकी उसके आगे कल डिस्कस करेंगे।